नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एच pylori इन्फेक्शन के बारे में, और हम ये बात करेंगे कि एच pylori इन्फेक्शन क्या होती है, ये कैसे फैलती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका कामयाब तरीन हर्बल ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, एच pylori बेसिकली एक हेलिकोबैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे मैदे और छोटी आंत के पहले हिस्से ड्यूडेनियम में वाक़या होती है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, ये दुनिया के तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी के अंदर एच pylori इन्फेक्शन पाया जाता है। दोस्तों, इसके फैलने की बुनियादी वजह ये है, जैसे मैंने कहा पहले, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, और ऑलमोस्ट इन कंट्रीज़ के अंदर तो 58% से भी ज़्यादा पाया जाता है। ये सलाइवा के ज़रिए यानी थूक के ज़रिए फैलता है, ये स्टूल के ज़रिए फैलता है, इसके अलावा ये कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल, फूड्स और वाटर के ज़रिए फैलता है। ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा फैलता है जहाँ पर लोग थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, जहाँ पर हाइजीनिक जो है वो किसी किस्म की एहतियात नहीं की जाती, तो ये फैल जाता है। मसलन अगर किसी शख्स को ये एच pylori है और उसके हाथ पे उसका अपना ही सलाइवा या थूक लगी हुई है, और वो उस हाथ से उसने किसी को खाना दे दिया, या उसने जो है जैसे बर्गर है या ऐसे मुंह में खाया और उसको शेयरिंग कर दी, उसके हाथ पे वो चीज़ लगा हुआ था, तो उस वजह से जो बंदा भी उसको यूज़ करेगा उसके अंदर भी सलाइव जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है उसके मैदे में चला जाएगा। इस तरह वो लोग जिनको ये है प्रॉब्लम और वो कुक का काम करते हैं और वो वॉशरूम से आते हैं और हाथ को अच्छी तरह साफ नहीं करते और खाना बना लेते हैं, तो जितने भी लोग उस खाने को खाएंगे सबको अंदर ये हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन हो जाती है। अगर जैसे मैं बताया कि चूंकि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा फैलता है, उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे ममालिक के अंदर सीवरेज का निज़ाम जो है वो प्रॉपर नहीं होता, और ख़ासकर गाँव के अंदर तो सीवरेज बिल्कुल होता ही नहीं है। वो लोग खेतों में जाके स्टूल पास करते हैं, और अगर किसी शख्स को एच pylori इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया स्टूल के ज़रिए जब फैलता है, बारिश आ जाने की वजह से या जब वहाँ पर पानी जब लगता है तो वहाँ फल और वेजिटेबल्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया चला जाता है। तो जो लोग वहीं से सब्ज़ी उखाड़ते हैं बग़ैर अच्छी तरह वाश किए उसको खा लेते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है, जो आमतौर पे गाँव में ऐसे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, जैसे खेत से उखाड़ते हैं और उसके बाद खा लेते हैं, तो उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन चली जाती है। शहरों के अंदर आपको पता है कि हमारे पीने के पानी और सीवरेज के निज़ाम के अंदर कोई ज़्यादा जो है फासला नहीं होता। अगर कहीं से पीने वाला पानी का पाइप लीक हो जाए या सीवरेज का पानी पाइप लीक हो जाए, तो ये दोनों पानी आपस में मिल जाते हैं, और ये पानी जब घर में इस्तेमाल होते हैं तो ये बैक्टीरिया भी जो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, अब इसकी अलामात क्या होती हैं। पहले तो ये देखिए कि हमारा मैदा जो है, ये हमारा स्टमक है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर सबसे अंदर जो लेयर बनाई है जिसे हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी है, जिसे हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, उनसे बनी होती है। ग़िशाए मखाती भी हमारी ज़बान में इसे कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मैदे के अंदर ये जो लेयर बनाई है उसके सेल्स इस तरतीब से बनाए हैं कि ये तेज़ाब जो हमारा मैदा ग़िज़ा को हज़म करने के लिए और ख़ास तौर पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो आता है, और दरअसल ये डायरेक्ट तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि उन एंजाइम्स को कन्वर्ट करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर हो सके। तो ये जो एसिड है, ये तेज़ाब है, ये सारे यानी ग़िज़ा को हज़म कर लेता है। बाहर से अगर कच्ची गोश्त भी आपने खा लिया उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, सख्त से सख्त चीज़ को भी यानी ये गला देता है। लेकिन मैदे के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो इससे इन्फेक्टेड, इससे मुतासिर नहीं होती, यानी ये तेज़ाब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अलबत्ता ये तेज़ाब जिस्म के किसी और हिस्से पर लग जाए, तो जैसे पता है आपको तेज़ाब जलाता है तो फिर वो
चाहे हमारी आंतों में चली जाए, या रिफ्लक्स होने की सूरत में अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नमक जो तेजाब है मैदे का, रिफ्लक्स होकर हमारी ग़िज़ा की नाली में आ जाए तो उसको भी जला देता है। लेकिन हमारे मैदे की म्यूकोसल मेम्ब्रेन में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो इससे बिल्कुल महफूज रखती है, चाहे जितना भी तेज़ाब हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो तेज़ाब के अंदर तो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया ने अपने अंदर ऐसी म्यूटेशंस कर ली है, ऐसी चेंजिंग पैदा कर ली है कि वो इस तेज़ाब के अंदर जिंदा रहता है, और वो रहता ही हमारे स्टमक के अंदर आकर है। अब जब वो हमारे स्टमक के अंदर एंटर होता है तो वो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसके बाद इसको खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सबसे पहले मैदे के अंदर इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा होती है, जिससे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर यही गैस्ट्राइटिस जब आगे मज़ीद बढ़ती है तो फिर ये स्टमक अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर यहाँ पर भी प्रॉपर इलाज ना हो सके तो यही जो है स्टमक अल्सर जो है वो स्टमक कैंसर में तब्दील होता है। इस हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया में ये भी पार है कि ये हमारी आंतों की पहली यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले पोर्शन के अंदर भी इन्फेक्ट कर सकता है, वहाँ भी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, ड्यूडेनल अल्सर पैदा कर सकता है, हद तक ये ड्यूडेनल कैंसर भी पैदा कर सकता है। अब इसकी अलामात में क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एपिगैस्ट्रम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेन होती है, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने सुई चबो दी हो। जब ये हमारी जो है पैलोरिक एंड जो है या कार्डियक एंड के ऊपर भी जाके ये काम करता है और वहाँ का जो वाल है उसको लूज कर देता है, तो अक्सर रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं और तेजाबी और खट्टे डिकार हमें आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा भी खाना खाएं तो पेट फूलना शुरू हो जाता है, खाने की भूख बिल्कुल नहीं लगती, और जब खाना सही तौर पे डाइजेस्ट नहीं होता, खाना प्रॉपर तौर पे नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि फिर आपके अंदर खून की कमी होती चली जाएगी, बिला वजह आप कमज़ोर होते चले जाएंगे, आपका वेट कम होता चला जाएगा। जब आपको ग़िज़ा डाइजेस्ट नहीं हो रही, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है कि फिर आपके अंदर खून की कमी भी होती चली जाएगी और आप दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर ये मज़ीद बढ़ता है तो फिर आपको उल्टी भी आ सकती है। अगर ये स्टमक के अंदर कोई जख्म कर देता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई जख्म कर देता है तो फिर या तो उल्टी के साथ आपको ब्लड आ सकता है, या आपकी लैट्रिन जो है वो ब्लैक कलर की आना शुरू होगी, यानी उसके अंदर खून जमा हुआ आना शुरू हो जाएगा। और अगर मज़ीद ये आगे अपना काम कर दे और हम इलाज ना करें, प्रॉपर तौर पे करवा सकें, तो फिर ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त करता है जब ये हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है सुराख कर देता है और उसके साथ ही मरीज़ की मौत हो जाती है। अब हम इसकी तशखीस के बारे में देखते हैं कि इसके तशखीस के क्या ज़राए हैं। सबसे पहला इसका जो तरीका तो ये कि स्टूल से ही इसको चेक किया जाए, क्योंकि वहाँ पर एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी इसके एंटीजन जो है वो पाए जाते हैं और उसे कंफर्म हो जाता है ये पेशेंट को जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। सेकंड ये होता है कि इसके ब्रिथ्स के जरिए, सांस के जरिए इसको चेक किया जाता है। और तीसरा इसका तरीका ये है गैस्ट्रोएंडोस्कोपी के जरिए इसको चेक किया जाता है। और गैस्ट्रोएंडोस्कोपी से भी हम जहाँ पर ये जख्म होते हैं इसने किया होता है वहाँ से पीस लिया जाता है बायोप्सी के लिए, और उस जख्म में देखा जाता है कि जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे गैस्ट्रोएंडोस्कोपी और भी इससे हम देखते हैं कि इसने सोजिश पैदा कर दी है, खुदा खास्ता कैंसर पैदा कर दिया है, या अभी अल्सर की शिकायत है, या अभी इन्फ्लेमेशन की शिकायत है, क्या ये मैदे के कौन से हिस्से के अंदर इसने प्रॉब्लम पैदा की है। और ड्यूडेनम के तक भी हम जाके उसको भी देख सकते हैं कि वहाँ पर इस बैक्टीरिया ने क्या इन्फेक्शन पैदा की है। और सबसे ज़्यादा जो आपसे चेक किया जाता है वो ब्लड के अंदर चेक किया जाता है, और वहाँ पर ब्लड के अंदर जो है उसका एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जैसे मैंने बताया कि 50% लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन पाई जाती है, तो ब्लड के अंदर इसका एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया आपके मैदे में एंटर हुआ, बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर दिए। अब चाहे इसने कोई इन्फेक्शन पैदा की है, इसने कोई सिम्टम दी है या नहीं दिए, मतलब ये एक्टिव है या नहीं है, लेकिन ब्लड के अंदर जो है उसके एंटीबॉडीज पाए जाएंगे। तो दोस्तों फिर इस ब्लड के इस टेस्ट की बुनियाद पर इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पता ही नहीं है कि अब हमारी बॉडी ने खुद ही इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया था, लेकिन बॉडी के अंदर तो जो है इसका एंटीबॉडीज मौजूद है हमारे ब्लड के अंदर, लिहाजा हम इसको इस बेस के ऊपर कभी भी इलाज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं इसका तिब के अंदर क्या इलाज है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बैक्टीरिया तेजाब के अंदर ही बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करता है, अपनी कॉलोनीज बनाता है, अपनी तादाद को बढ़ा लेता है, यानी ये एटमॉस्फेयर इसका जो बनता है वो तेजाबी बनता है। अगर तिब्ब कदीम के हिसाब से देखें तो जब खिलते सौदा हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, उसके नतीजे के तौर पर मैदे के अंदर तेजाब ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव हो जाता है, अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है, अपनी कॉलोनी ज़्यादा करता है और बहुत जल्दी जो है आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन को अटैक करके उसका रप्चर कर देता है। अगर हम नजरिया मुफरत के हिसाब से देखें तो हम उज़राती असाबी तहरीक के अंदर देखते हैं कि सौदा पैदा होकर जिस्म में रुक रहा होता है, तेजाबियत पैदा होकर जिस्म में रुक रही होती है। खास तौर पर स्टमक के अंदर जो हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो HCl को एक्सक्रीट करते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, स्टमक में तेजाब ज़्यादा पैदा करना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और एक्टिव हो जाता है और इस तरीके से अपने इन्फेक्शन को बहुत तेज़ी से फैलाना शुरू कर देता है। अब इसका इलाज क्या है? बजाय इसके इलाज ये है कि एलोपैथी की तरह एंटीबायोटिक देकर इस बैक्टीरिया को जब वहाँ पे मारने की कोशिश की जाए तो असूल इलाज तो फिर ये हुआ कि हम उस तेजाबियत की पैदाइश को कंट्रोल कर लें। अगर हम उसके एक नॉर्मल लेवल पे इसको ले आए इसकी HCl की प्रोडक्शन को, तो डेफिनेटली जो है बैक्टीरिया को प्रॉपर माहौल नहीं मिलेगा, वो खुद बहुत डेड हो जाएगा और हमें मैदे के अंदर हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक की बम्बारमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेकेंडली, एंटीबायोटिक के 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ये नेगेटिव हो भी गया तो क्या होगा कि चूंकि हमने बेसिकली तेजाब को पैदाइश को कंट्रोल नहीं किया तो ये दोबारा फिर रीअकर कर जाता है। इसलिए तिब का जो इलाज है वो कमाल के इलाज है। एक तो उसका साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होता, सेकेंडली मरीज एक दफ़ा क्योर हो जाए तो दोबारा उसको प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो ऐसी ग़िज़ाएं ना खाए जिसकी वजह से जिस्म के अंदर सौदावियत ज़्यादा पैदा हो जाती है, उज़राती असाबी तहरीक ज़्यादा पैदा हो जाती है, जो तेज़ाब ज़्यादा पैदा करने वाले होते हैं, जो आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करने वाले होते हैं, उसमें तहरीक पैदा करने वाले होते हैं। अगर आप ऐसी ग़िज़ाओं को बंद करेंगे तो मैं श्योर करता हूँ कि आपको दोबारा ये H. pylori जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। अब इसका बड़ा आसान इलाज है। क्या इलाज है? सबसे पहले तो ये है कि हमने इसकी तेजाबियत को ख़त्म करना है, तो उसके लिए 2 फार्मूले हैं जिनको आपने मिला के देना है। सादा तरीन फार्मूले में 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। इस पहला फार्मूले इसमें यह है कि अजवाइन देसी जो आम मिल जाती है 2 हिस्से आपने वो लेने हैं, पुदीना 1 हिस्सा लेने हैं और गंधक आंवला सार 1 हिस्सा लेने हैं। यानी ये 3 अज्जा का मजमू, इनको अच्छी तरह साफ करके पाउडर बना लें और 1 ग्राम ये लेने हैं। और दूसरा नुस्खा इसमें यह है कि हल्दी, मलट्ठी, सौंफ आपके किचन में तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, इनको पाउडर करें और इनका जो है वो 1 ग्राम जो मिक्स करके 1 ग्राम ये, यानी दोनों के मिला के 2 ग्राम की मिकदार में आपने डोज सुबह दोपहर शाम लेनी है। और तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर पुराने से पुराना वर्मी मैदा, अल्सर मैदा, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल क्योर हो जाते हैं और बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ इस H. pylori इन्फेक्शन के बारे में नॉलेज मिला होगा, इसके इलाज के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।